अ स्कीम, जैसे नाम ही है आत्मनिर्भर, यानी अपने आप पर जो निर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं। अभी कहेगा आत्मनिर्भर शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि एक समय था देश में कि हमें हर चीज़ जो है बाहर से मंगानी पड़ती थी, ठीक है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं के बराबर था। फूड ग्रेन्स और ये भी हम एक समय ये हाल हुआ था कि हमें दूसरे देशों से लेना पड़ गया था, खाने पीने का भी दिक्कत हो गया था। तो ऐसा हालत ना हो, ऐसी सिचुएशन ना आए कि हम दूसरों के सामने हमें बहुत ज़्यादा झुकना पड़ जाए, बिल्कुल कि हमें कुछ दे दीजिए। तो इसीलिए हर देश कोशिश करता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ हम कोशिश करते हैं खुद प्रोडक्शन करें, नहीं तो कुछ चीज़ों का जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको हम बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और जो हम नहीं बना सकते हैं ऐसी चीज़ों को हम ज़रूरी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1990 तक जो हमारा स्ट्रेटजी था, क्योंकि 90 तक क्या था हमारा कि हम बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, और एक्सपोर्ट करते थे हम कुछ लिमिटेड चीज़ों को। तो हमारा उस समय तक ये कोशिश और सोच होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, उसको अपने यहाँ ही पैदा करना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें, और हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ों को बाहर बेचें, तो बेचेंगे तो हमें कमाई होगी, इनकम होगी, इनकम होगी, तो उससे हम उस पैसे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो इंपोर्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करो, उसको उसकी जगह एक्सपोर्ट हम करें, ठीक है। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज भी अब देखिए, जैसे चाइना, आज हम ही नहीं, सारे देश चाइना पर डिपेंडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग होता है, सस्ता बनता है चीज़, तो हर देश जो है चाइना पर डिपेंडेंट हो गया है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए कि ऐसा ही नहीं आए कि कल को वो हमको मतलब अपना ही बात मनवाने लग जाए, कि कहे कि ऐसा करिए नहीं तो कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अपना भी एक रिस्पेक्ट, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहना चाहिए। तो उसके लिए हम कहते हैं कि ठीक है, हम ज़रूरी चीज़ें कोशिश करेंगे खुद बना लें, जो ज़रूरी है। कि हमें कभी पता चला ऐसा, क्योंकि हुआ है इंडिया के साथ, कि जब हमें न्यूक्लियर मटेरियल्स का ज़रूरत था या और बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत था, तब हमें देशों ने मना कर दिया, हम पर सैंक्शन लगा हुआ था। जैसे अटल बिहारी जी ने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, पोखरण में टेस्ट किया था, तो उसके बाद यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था, अमेरिका ने, कि कोई भारत को न्यूक्लियर मटेरियल नहीं बेचेगा। कब का बात है? 98 का बात, जब वाजपेयी जी की सरकार थी और भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण, राजस्थान। तो उसके बाद से समय नहीं ले सकते, रसिया से भी नहीं ले सकते, रसिया किसी से भी नहीं, उसने मना कर दिया था किसी को भी देने से। रसिया दे देता तो और दवाई करता, बात रसिया नहीं है, रसिया के पास था नहीं वो सब मटेरियल ज़्यादा, तो ऐसे ही देशों के पास था जो अमेरिका के दोस्त थे या इन्फ्लुएंस में थे उसके, उसी की वजह से न रोक लगाया। हाँ, तो वो उसने सैंक्शन लगा दिया था, जो कि जाके सैंक्शन टूटा था। अभी कांग्रेस सरकार जब थी 2009-10 में, उस समय जाके जब अमेरिका के साथ डील हुआ है 123 न्यूक्लियर डील, तब जाके फिर अमेरिका ने उस सैंक्शन को हटाया और सभी देशों को कहा कि ठीक है भाई, देना शुरू किया। बराक ओबामा के समय में, हाँ, जो भी थे उस समय, शायद ओबामा ही थे, हाँ। तो उस समय फिर धीरे धीरे करके सभी देशों ने देखा, जब यूएस ने सब हमारे संबंध सुधरे सभी देशों से, तो धीरे धीरे सभी देशों ने अपना अपना, जो क्योंकि न्यूक्लियर में बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है, टेक्नोलॉजी होता है, रिएक्टर का कई सारा चीज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें जो जिसने सब ट्रेडिंग ग्रुप्स होते हैं, वो बैन किया हुआ था।
तो वो धीरे धीरे सब ने अपना अपना बैन हटाने लग गए कि ठीक है भाई भारत को दिया जाए, क्योंकि उस समय जब टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उनके मन में डर था या जो भी था कि भारत हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको बैन कर दिया था। बाद में भारत ने इतने साल अपना रिकॉर्ड जो अपना मेंटेन किया और बार बार भारत ने कहा कि देखिए हम न्यूक्लियर को सिर्फ पीसफुल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए। हाँ, न्यूक्लियर वेपन का कैपेसिटी हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट यूज़, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, यानी हम पहला बार इस्तेमाल, उसको पहला इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हाँ, कोई और हमारे खिलाफ अगर आतंकवाद करेगा या मतलब अटैक करेगा तो वैसे केस में हम रिप्लाई करने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कभी किसी पर डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी और कई तरह का बहुत कन्विंस किया भारत ने, जब तब लोग समझे कि नहीं, भारत का रिकॉर्ड भी अच्छा है, कभी ये किसी देश पर हमला नहीं किया है और ऐसा इसका कोई ये रहता नहीं है, रिकॉर्ड भी इसका पीछे का अच्छा है। तब फिर धीरे धीरे देशों ने बैन हटाया और भारत को देना शुरू किया। और भी इस तरह के मतलब पहले, अभी जैसे देखिए ईरान पर जब था, अभी तो ईरान पर सैंक्शन लगा दिया था कि ईरान से कोई फ्यूल नहीं, ऑयल नहीं खरीदेगा, पेट्रोलियम नहीं खरीदेगा। तो हम लोग का एक मेजर सोर्स था ईरान, और ईरान का फ़ायदा था कि ईरान रुपया में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार था, सब डॉलर में करता है, ईरान रुपया में करने के लिए तैयार था। भारत ने ईरान का साथ दिया, बोला भाई हम ईरान से खरीदेंगे। वैसे समय में कौन सैंक्शन लगाया था? अमेरिका ही लगाया था। तो ईरान से कोई नहीं ले रहा था, भारत भी कुछ समय दबाव में था कि भाई कैसे खरीदें जब अमेरिका से हमारी दोस्ती और उसने मना किए हुए है। तो बात नहीं किया अमेरिका से? नहीं, तो वही फिर बात किया था, मतलब उस पर दबाव डाला गया फिर। तो इस तरह का कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, अब हमें कोई सस्ता दे रहा है, वो कहेगा मत खरीदो, तो हम क्यों महंगा खरीदेंगे दूसरे से? ईरान हमें सस्ता भी दे रहा था और दूसरी बात है कि वो रुपए में ट्रेड कर रहा था, तैयार था, बाकी कोई रुपए में ट्रेड में करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई पता चला कि कोई आपके खिलाफ वो कर दिया, या उसी तरह जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी उस समय सब देश खिलाफ हो गए थे हमारे। तो ऐसा सिचुएशन में होता है कि हमारी मजबूरी हो जाती है, हमें झुकना पड़ जाता है, देश के स्वाभिमान को ठेस लगता है। तो बीच में जब रोक दिया था तो क्या किया फिर? किससे तेल खरीदा? नहीं खरीदा, उस समय तेल का दाम फिर महंगा हो गया था, उसके कारण इंडिया ही से जो प्रोडक्शन हो रहा था वही तेल बेचाता था। इंडिया या जो और कहीं किसी देश से ले रहा था तो महंगा तेल मिल रहा था, तो महंगा लेना पड़ा। अभी इधर 1-2 साल का बात है, और क्या इधर ही का। ये चुनाव के पहले, अच्छा 100 कुछ रुपये जो तेल हो गया उसी की वजह से देख रहे हैं तेल कितना महंगा हो गया है। तो घट क्यों नहीं रहा है? घट क्यों नहीं रहा है? बहुत तरह का इसमें पॉलिटिक्स है, सब पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो दूसरी बात है कि अभी देखिए गल्फ कंट्रीज में डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो भी इन्होंने लिखा है ना, वर्ल्ड क्राइसिस की बात किया है। कई जगह लेबनान में उधर लड़ाई चल रही है, गाज़ा में, ईरान इजराइल में लड़ाई चल रही है, सऊदी अरब उधर टेंशन। तो इसके कारण तेल के आने जाने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से भी महंगी है तेल चल रही है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई। दोनों तरफ से रसिया यूक्रेन में उधर लड़ाई चल रही है, वहाँ भी है और फिर दिक्कतें भी हैं। तो इसीलिए हमारा कोशिश होता है कि एटलीस्ट जो बहुत इसेंशियल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन हम सेल्फ करें, ठीक है, ताकि उस पर हम किसी के लिए डिपेंडेंट, किसी के गुलाम ना हो जाएं। जैसे पहले क्या था, जापान ने, फिलीपाइंस, ये सब देश जो हैं, इन्होंने अमेरिका से डील कर रखा था कि जब भी हम पर कोई देश अटैक करेगा या हमें किसी से खतरा होगा तो आप हमें बचाइएगा। इसके कारण जापान और फिलीपींस ये अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करते थे, समझे। लेकिन इन्होंने देखा कि उसका मिसयूज़ भी कर रहा है अमेरिका पॉलिटिक्स में, और हमें समय पड़ने पर हम बिल्कुल कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जापान ने अपना आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिया, फिलीपाइंस ने भी अपना आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिया कि भाई हमें तो ये गुलामी समझ ले रहा है और अपना शर्त मनवा रहा है, जो चाहे कर रहा है हमारे यहाँ से। तो
ये हर जगह होता है कि भाई हर देश चाहता है कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्टेंस हमारा हो, किसी पर हम डिपेंडेंट नहीं हो। तो वही हमारा भी है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी हम हर चीज़ में एक जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो। ऐसा अचीव करने के लिए देखिए, आत्मनिर्भर भारत विच ट्रांसलेट्स टू सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया is a policy for making India a bigger and more important part of global economy, pursuing policies that are efficient, competitive and resilient। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा स्कीम है, ऐसा पॉलिसी है ये आत्मनिर्भर भारत, जो चाहता है कि हमारा जो देश, हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में और बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस करे, एक बेहतर हिस्सा बने वर्ल्ड इकोनॉमी का, एक बेहतर तरह का पॉलिसीज़ जो है, पॉलिसीज़ ऐसे फॉलो करे जो इफ़िशियंट हो, यानी बड़े कुशलता से लागू हो, कॉम्पिटिटिव हो, जो एक दूसरे से कम्पीट भी करने का रखता हो, कंपटीशन करने हाँ, का, एंड रिजिलियंट, यानी कि जो ऐसा हो कि कोई अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो जाए, तो उसके मामले में तुरंत अपना संभल, ठीक है, मतलब कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में हाँ, अपने आप को संभाल ले। यस। तो लिखा है आगे, नॉट ओनली शुड प्रोडक्ट्स बी मेड इन इंडिया बट द प्रमोशन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स शुड टेक प्लेस सो एज टू मेक दोज प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव। मतलब हम, ठीक है, हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया, सामान सब मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में, तो खाली मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करो, मतलब वो क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए, वो दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, नहीं तो आपका कौन खरीदेगा सामान। खाली मेक इन इंडिया के ठप्पे से खुश होकर आप नहीं ना खरीद लीजिएगा जाके कि हाँ इंडिया में बना है तो ले लो भाई, पता चलेगा कि भाई सामान ले रहे हैं और एक हफ्ता में खराब हो जाए। तो वही कहा जा रहा है कि नॉट ओनली शुड प्रोडक्ट्स बी मेड इन इंडिया बट प्रमोशन ऑफ दिस प्रोडक्ट शुड टेक प्लेस सो एज टू मेक दोज प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव। एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, न्यूमरस गवर्नमेंट डिसीजंस वर टेकन सच एज चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ MSME, boosting scope for private participation in numerous sectors, increasing FDI in defense sector etc। ये सब स्टेप उठाए गए ताकि हम अपने देश में ही अच्छे क्वालिटी का सामान बना सकें। MSME के डेफिनेशन को चेंज किया गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हाँ, बूस्टिंग स्कोप फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन न्यूमरस, कई सेक्टरों में प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा अलाउ किया गया क्योंकि गवर्नमेंट मतलब बढ़ावा। इंक्रीजिंग FDI इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में FDI को बढ़ावा देना, क्योंकि पैसे की कमी होती है, उसके कारण हमारा क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं अच्छा हो पाता है, तो उसमें हम FDI को बढ़ाए कि विदेशों से भी कोई उसमें पैसा लगा सकता है, जब पैसा आएगा तो बेहतर टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर में भी FDI, पहले डिफेंस सेक्टर में किसी प्राइवेट को भी अलाउ नहीं होता था, FDI तो छोड़िए, प्राइवेट को भी अलाउ नहीं होता था, अब अलाउ कर दिया प्राइवेट को भी और FDI भी अलाउ कर दिया कि ठीक है विदेश से भी कोई आकर डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा सकता है या साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सब किया जा रहा है, ठीक है, ताकि हम अपने देश में अच्छे क्वालिटी के जो है हर तरह के, जैसे डिफेंस के लिए तो वेपन्स है, टेक्नोलॉजी है, वो सब यहीं डेवलप कर सकें, या और तरह के हर तरह का जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो प्रोड्यूसर गुड्स हो, जो भी चीज़ें हों वो यहीं हम अच्छे क्वालिटी की बना सकें, ठीक है। तो ये है आत्मनिर्भर भारत। इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछा गया है इधर, इसी बार पूछा गया था या लास्ट बार जो है उसमें आया था, हाँ निकालिए। और 69 का हम हमेशा रखते हैं। Which of the following states
of India received the highest foreign direct investment equity from वो तो FDI का क्वेश्चन है। like standard people would India importation agriculture market. What is the policy measure to estimate the competitiveness of the Bihar district? नहीं इस बार नहीं है। 68 में नहीं है सर, 68 ही वाला हम देख रहे हैं। 68 में भी नहीं, हम तो 69 देख रहे थे। नहीं है तब तो 67 में कहीं होगा। FDI पे क्वेश्चन आ ही रहा है। FDI पर तो रहेगा ही क्वेश्चन, बोले आपको कि क्वेश्चन FDI पर रहेगा ही। अब अभी इकोनॉमिक सर्वे से ही करेंट से ही है। स्टैगफ्लेशन स्कीम तो चल जाएगा ये कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैगफ्लेशन FDI नहीं ग्लोबलाइजेशन दिख रहा है, या हो सकता है कहीं और दूसरा एग्जाम में हो। एक ईयर वाइज भी है, आपको भी हम कर रहे हैं उसका। फाइनेंस जैसे ईयर वाइज जो है ना, एक सब्जेक्ट का ईयर वाइज क्वेश्चन भी है, उसको भी हम आपको दे देंगे टॉपिक तो वाइज। कर ही दीजिए सर अभी। हाँ अभी दे ही वो दीजिए। उसको आपको हम हाँ दे और देंगे, उसको हम टॉपिक वाइज हाईलाइट कर रहे हैं ताकि उसको लास्ट कम से कम 5 साल का 5 से 20 साल का है। 20 साल का है तब तो सही है फिर। अच्छा ये जो अभी लास्ट दो का पैटर्न है वो अपना कीजिए। सब 1 मिनट से, ये जो 68 और 69 का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है एकदम इसी बेस पे ही क्वेश्चन आएगा। बस अब बस। चेंज नहीं होगा नहीं, पैटर्न में। अभी तो चेंज नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, अब आगे जब होगा इसको। अब ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेगा तो यूपीएससी का लेवल को थोड़ा और increase कुछ नहीं, अब यही बहुत है, बहुत दिन तक यही लेवल चलेगा एकदम क्योंकि ये 60 बहुत बड़ा बदलाव किया है और इतनी जल्दी नहीं, ये उसको बहुत टफ भी है ना ये, मतलब कि और सबके लिए नहीं। पहले तो जो पूछता था उस हिसाब से काफ़ी टफ है। ये ब्लूटूथ ऑन कीजिए तो भेज देना। से वो हो गया है, उसको भेज, उसी को भेज रहे हैं ना ब्लूटूथ क्या है छोड़ दीजिए उसको, एक्सेप्ट कीजिए। डायरेक्ट ये प्रधान आत्मनिर्भर भारत कुछ टॉपिक अभी इसी से हो जाएगा ना सारा। FDI ये सब हो जाएगा इससे। हो जाएगा, वही बड़ा अजीब कर दिया है बीजेपी हम लोग के लिए। तो क्या कहें, डेटा देता नहीं है, अब हम लोग डेटा कहाँ से दें। और पूछ देता है कभी एग्ज़ाम में, अब कब पूछेगा कब नहीं पूछेगा समझ में नहीं आता है। अभी आपको देखिए इकोनॉमिक सर्वे कितना डिटेल में करा है, सारा एक एक लाइन के थ्रू हम गए, जो इम्पोर्टेंट लगा बताए। अब उसमें डेटा दिया ही नहीं है, डेटा ही अलग से, डेटा खोजने के अलग है। तो अब कहाँ से लाएं डेटा। अब फिर पूछ देगा डेटा, पूछेगा ही पूछ ही देता है, फॉरेन एक्सचेंज का पूछे हुए है या क्या क्या चीज़ें। तो वही कह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ झाला किए हुए ये लोग भी जो है। पहले इतना सीधा साधा रहता था कांग्रेस के समय कि सारा चीज़ रहता था, जो है डेटा सारा चीज़ मिल जाता था। अभी लोग ऐसा किया है कि डेटा ही नहीं देता है। परेशान हम भी इसी में परेशान है कि भाई लेटेस्ट डेटा एक जगह से मिल जाता था, इंडिया बुक है या सर्वे है, इस सब में सारा डेटा टॉपिक वाइज मिल जाता था। अब देता ही नहीं है डेटा, छुपा के। फिर चलिए जो है लेटेस्ट उसी से करेंगे। देखिए तो ये हम आत्मनिर्भर भारत देख रहे थे कि ये स्टेप्स किया, ठीक है, क्या क्या। देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, देखिए इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज आया, स्कीम आया, उसमें क्या किया गया। तो सच एज चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ MSME,
MSME का तो आप पढ़ चुके हैं कि सबका MS माइक्रो का स्मॉल का डेफिनेशन चेंज हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको माइक्रो कहेंगे, इतना कैपिटल होगा तो माइक्रो कहेंगे, ये सब डेफिनेशन चेंज हुआ, वो भी आपको दे चुके हैं हम। बूस्टिंग स्कोप फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूमरस सेक्टर्स, कई सेक्टरों में प्राइवेट कंपनीज के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। और इंक्रीजिंग FDI इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में भी FDI और बढ़ा दिया गया FDI लिमिट को। ठीक है, FDI का लिमिट एक होता है कि इतना % तक ही फॉरेन से आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको FDI लिमिट कहते हैं। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में था पहले कि भाई 25% या 49 या 75% किया गया कि इतना तक फॉरेन का पैसा लग सकता है, बाकी आपको यहाँ से पैसा लगाना होगा, उसको कहते हैं FDI लिमिट किसी सेक्टर का। तो डिफेंस सेक्टर में अब देखिए यहाँ खाली लिख दिया इंक्रीजिंग FDI, कितना बढ़ाया नहीं दिया डेटा कि कितना लिमिट किया, लेकिन ठीक है उसको एज ए थ्योरी आप याद कर सकते हैं कि इंक्रीज किया डिफेंस सेक्टर में FDI। ये सब आत्मनिर्भर भारत में ये है। ये गरीब कल्याण योजना को छोड़ देना, ये कोरोना के समय आया था, उसी समय के लिए था। नेक्स्ट है पब्लिक डेट। अब देखिए दिक्कत क्या हो रहा है ना, ये इंडिया ईयर बुक जो बना रहा है इसमें भी लोग धांधली कर रहे हैं। मैंने कई चीज़ें देखी जो पुराना डेटा है, नया छाप नहीं रहे, देख रहे हैं कौन पढ़ता है कौन ध्यान देता है, कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं है। पहले इतना हर साल का एक लाइन रिवाइज चेंज होता था, अभी क्या है लोग वो भी बनाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक से छाप दे रहा है, कुछ पुराना ही डेटा दे के छाप दे रहा है। ठीक है, पब्लिक डेट आपको बता दिया था, जो सरकार का कर्ज होता है वो 3 तरह का होता है। एक हो गया इंटरनल डेट, यानी देश के अंदर जो कर्ज है, एक हुआ एक्सटर्नल डेट जो देश के बाहर कर्ज लिया हुआ है, और तीसरा हो जाता है अदर लायबिलिटीज़, जो और दूसरे तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं। वो भी आपको बता दिया था कि जैसे जो भी जनता का पैसा सरकार के पास जमा है या किसी को ब्याज वगैरह देना है, ये सब जो है अदर लायबिलिटीज़ में आती है। हाँ, नेक्स्ट है देखिए ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी बात हम लोग आप कर रहे थे कि सर बिहार को मिलना है क्या, ये आता है ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र केंद्र से राज्यों। देखिए इन 2021-22 द एक्चुअल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स, डिवोल्यूशन का मतलब हुआ बंटवारा मतलब सेंट्रल से स्टेट। हाँ, एक्चुअल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स, क्योंकि इनकम हम रिसीट के रूप में ही होता है, तो जो टैक्स से इनकम होता है उसका बंटवारा क्या होता है, फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट्स एज देयर शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज वाज 8.83 लाख करोड़। यानी कि 2021-22 में यूनियन गवर्नमेंट ने 8.83 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया था। इन बजट एस्टिमेट्स 22-23 द प्रोजेक्शन वाज 8.17 लाख करोड़। 2022-23 के बजट में, ये पिछले 21-22 की बात पहले थी, अभी 22-23 के बजट में कहा कि ये अंदाज़ा था 8.17 लाख करोड़। 22 मतलब कि मार्च 2022 से 23 मार्च 2023 तक। हाँ, मार्च तक। हाँ, तो अगले साल के लिए जो बजट आया तो उसमें था उस साल के लिए कि 8.17 लाख करोड़ दिया जाएगा, ये बजट एस्टिमेट था। विथ द कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन एम्पावरिंग स्टेट्स, ठीक है, टोटल देखिए, विथ द कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन एम्पावरिंग स्टेट्स, कि जो लगातार चला आ रहा है कि राज्यों को हमें और ज़्यादा ताकत देना है, यानी उनको अपना पैसा भाई दे देना है उनके हाथ में कि लो भाई खर्च करो, हम नहीं जानते। यहाँ पे जोर नहीं होगा, लगातार होगा एम्फेसिस। कंटिन्यूड मतलब हुआ लगातार, एम्फेसिस का मतलब तो जोर है ही, एम्फेसिस का मतलब जोर या फोकस। तो जो लगातार फोकस चला आ रहा है सरकार का कि मैंने कहा ना आपसे कि फाइनेंस कमीशन ने कह दिया था कि देखिए आप क्यों फंसते हैं ये सब मामलों में, राज्य के मामले में, कि सड़क कैसे बने, पुल कैसे बने, मेट्रो कैसे बने,
आप उसको पैसा दे दीजिए कि लो भाई तुम्हारा पैसा है, तुम जानो, अब जो बनाना है तुम जानो। ये करने की कोशिश की भी थी भाजपा सरकार ने, लेकिन वहाँ जहाँ इसकी पार्टी थी सरकार, पैसा जहाँ दे दिया तो फिर उसको पूछेगा कौन? फिर सब काहे के लिए मोदी मोदी करेगा नीतीश कुमार ये सब? यही बात है। जब आपने पैसा उसको दे दिया, उसको पैसा मिल गया, फिर उससे आपको मतलब क्या है? वो अपना करेगा। उसी पैसे के लिए तो सारे एक दूसरे का नाम बज रहे हैं। तो इसी के लिए जो है आपको कहा जा रहा है कि विथ कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन एम्पावरिंग स्टेट्स, टोटल रिसोर्सेज बीइंग ट्रांसफर्ड टू स्टेट्स एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर, including devolution of states share in taxes, grants, loans and releases under centrally sponsored schemes etc. देखिए कहा जा रहा है कि जो पैसा दिया जा रहा है राज्यों को, उसमें क्या क्या आ रहा है? एक, डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस, जो उसका टैक्स में हिस्सा मिलना है, एक तो वो। ग्रांट्स या लोन्स, ग्रांट्स यानी जो हेल्प के तौर पर दिया गया पैसा, अनुदान, और लोन यानी कर्ज। तो ग्रांट या फिर लोन देगा तो फिर तो चाहेगा ना कि ले ले हम उससे। ग्रांट नहीं देना चाहता, इसलिए ग्रांट का पैसा दे दिए उसमें, और आप वो दे दिया उसको, वो लोन नहीं है, लोन अलग चीज हुआ। ग्रांट दे दिया तो फिर उसको तो वापस सेंट्रल हाँ, मिलेगा नहीं, वो अनुदान का मतलब कि अपने से दे दिया, लेकिन लोन ले सकता है ना। लोन तो भाई आपको, आप कर्ज दीजिएगा तो उससे पैसा लीजिएगा नहीं। आप गिफ्ट कर दिए किसी को पैसा, वो नहीं ना आप लीजिएगा। ग्रांट का मतलब हो गया गिफ्ट हो गया, हेल्प। और लोन तो हो गया तो वसूलेगा ही डेफिनेटली, उसको देगा तो फिर वसूलेगा भी। अब देखिए यहाँ समझ में आया, जो स्पेशल स्टेट देता तो उसको ग्रांट देना पड़ता। अच्छा। बिहार को उसने कहा कि स्पेशल स्टेटस ग्रांट नहीं मिलेगा, लोन लेना है ले लो। तो लोन लेना है तो मतलब लोन क्या लेना, तो स्टेट का ही पैसा है ना, तो उसमें लोन कैसा? नहीं, जो पैकेज के रूप में ये मांग रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा, रे विशेष दर्जा किस लिए मांग रहे हैं? कि हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और क्या है? तो लोन के तौर पर दे रहा है, पैकेज रिलीज कर रहा है। लोन के तौर पर नहीं, लोन कह रहा है कि और लोन ले लो, हम दिलवा देंगे लोन। मतलब फॉरेन से, कहीं से भी, फॉरेन से या और कहीं से भी लोन आपको दिलवा देंगे। बाकी तो जो टैक्स में पैसा मिलना है वो मिलना ही है, उसके लिए थोड़े नीतीश कुमार चिंतित है। तो सर लोन लेगा बिहार सरकार तो वो तो करवाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना, तो लोन तो फिर वापस करना पड़ेगा ना बिहार सरकार को। उसको क्या मतलब है? नीतीश कुमार को वापस करना पड़ रहा है, जिसका सरकार जब आएगा करेगा देखेगा उसका हेडेक। तो ये जो ममता बनर्जी के साथ हुआ है वही बात है। वही बात है। लोन ज़्यादा केंद्र सरकार वहाँ क्या, वहाँ पर लेफ्ट का सरकार जो था क्या किया? पहले लोन पर लोन लेता रहा, उसको क्या घर से देना है? जब जिसका आएगा सरकार समझेगा। ठीक है, इसी के नीतीश कुमार लोन ले लिया किसी से, अगला बार में इसका सरकार गिर गया तो अगला सरकार का हेडेक उसका, तो उसको चुकाना पड़ेगा ना, चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो लोन बहुत खराब चीज है, ग्रांट ही मिल जाएगा तो इसीलिए ना देखिए, लोन लाएगा कहाँ से? उतना टैक्स भी वसूलेगा, कितना वसूल लेगा? वसूली भी करेगा तो अपना फायदा ही के लिए ना, उससे अच्छा कि लोन ले ही ना। धीरे धीरे समझिएगा ये सब। तो देखिए यही है कि ये लोग चाहते थे कि जो है, अच्छा स्पेशल स्टेट में ये भी होता है कि मान लीजिए आप कुछ लोन भी लेते हैं तो लोन का रेट कुछ कम होता है ब्याज का, ऐसे आपको ब्याज का रेट भी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, स्पेशल स्टेटस ही बड़ा विशेष चीज़ है। हाँ, तो बात है कि भाई मोदी भी कहाँ से दे, ये मोदी को तो अपने, देखिए पैसा मैंने बोला ना किसी को ज़्यादा नहीं होता है। अंबानी को भी पैसे का दिक्कत है, वो भी यही सोचते रहता है और पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि जिसको जितना है उसका ज़रूरत उतना ही ज़्यादा है। हाँ, 70 लाख के करीब में तो केवल पूरे बिल्डिंग का बिजली का खर्चा आता है पर मंथ।
15,000 करोड़ का उसका बिल्डिंग है, मकान है 27 नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जो पैसा स्टेट को दिया जाना है, समझिएगा उसमें क्या क्या पैसा है। द रिसोर्सेज बीइंग ट्रांसफर्ड टू स्टेट्स इंक्लूडिंग डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस, एक तो उसका जो टैक्स में से हिस्सा उसको मिलना है वो पैसा है। ग्रांट्स और लोन्स, जो ग्रांट दिया जा रहा है या लोन दिया जा रहा है वो पैसा। रिलीजेज अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उनके अंदर जो पैसा दिया जाता है, यही पैसा दिया जा रहा है। जो आप बोले ना कि सरकार इतना लाख इतना करोड़ दे रहा है, फंड देगा। जो केंद्र सरकार की योजना होती है। देखिए होता कि किस तरह से है कि किसकी योजना है, कौन खर्च उसको कर रहा है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना अगर है वो केंद्र सरकार की योजना है, उसका जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती है। मुख्यमंत्री अगर बिहार के कोई योजना शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो उसका पैसा जो बनने में खर्च आएगा कौन देगा? वो बिहार सरकार देगी। तो जो केंद्र सरकार का स्कीम होता है वो उसका पैसा समय समय पर रिलीज देते रहता है कि लीजिए इतना काम हुआ तो उसके बदले इतना पैसा है, या इतना पैसा लीजिए काम कराने के। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, समझ गए, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं या उसके द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। तो उन्हीं योजनाओं का जो पैसा है, जो केंद्र की योजनाओं का पैसा है, वो भी इसमें काउंट किया जाता है, जो पैसा आता है केंद्र से। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि दिस हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन बजट एस्टिमेट 22-23 एट द लेवल ऑफ 16.12 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ उसको कर दिया गया है टोटल पैसा जो दिया जाएगा राज्यों को। ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि हर कोई चाहता है अपने हिसाब से काम करना। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार में हम अपनी मर्जी से काम करें, हम उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करिए तो उनको अच्छा लगेगा। बोले हमको हेडेक दे रहा है, तुम कौन बताने वाले, हम मुख्यमंत्री, हम अपना जैसे समझेंगे काम करेंगे। तो जो केंद्र से जो योजनाएं आती हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि चूंकि वो उसका योजना है, वो जैसे बोलेगा आपको वैसे ही करना है। वो जैसे पैसा देगा, जैसे बोलेगा ऐसे ऐसे करना है वैसे करना है। तो इसीलिए ये लोग पहले क्या करते थे, उसको लागू ही नहीं करते थे, अपना योजना लागू करते थे, क्योंकि भाई वहाँ क्रेडिट भी तो केंद्र सरकार को न मिलेगा कि भाजपा ने बनवाया है। जनता देखिए हर जगह बोर्ड लगा रहेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो लोग क्या समझेगा कि तो मोदी बनवा रहा है। तो नीतीश कुमार मोदी का नाम क्यों भजवाएंगे लोग से कि सड़क बनवाए, वो मेहनत करे वो, और नाम बजाए कि भाई मोदी बनवाया है। तो यही स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं, वो कहती है कि भाई सड़क बनाना है तो आप उसमें क्यों पड़ रहे हैं, वो हमारा काम है, हम यहाँ सरकार किस लिए। लेकिन नाम तो ले रहा है ना प्रधानमंत्री। नहीं तो वो उसमें करना ये था कि आप सड़क बनाने का पैसा दे दीजिए बिहार सरकार को, और बिहार सरकार बनाए। तो मोदी कहता है कि भाई हम क्यों, हमारा फ़ायदा क्या है, फिर मेरा नाम कौन लेगा। तो सब इसमें खाली अपना अपना नाम जपवाने के लिए परेशान, देखते हैं मतलब नाम लिखवाने के लिए परेशान है। वो मेरा साला है, वो अपना नाम भी जुड़वा दिया था कहीं उद्घाटन में, नीचे उद्घाटन में लगता है ना मार्बल पर लिखाता है कि हाँ मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, ये सचिव के हाथ से उद्घाटन हुआ, अपना भी उसमें लिख दिया। ऐसा खुरापाती है, सब इंजीनियर है और अपना उसमें जुड़वा दिया कि भाई हम भी थे इसमें जो है। तो इसी नाम को लेके लड़ाई हो जाती है कई बार कि आप अपना नाम कैसे लिखवा दिए। कई बार नेताओं में लड़ाई हो चुकी है इस चीज़ को लेके, और लोकल लेवल पर तो अक्सर मारपीट इसी बात पे पॉलिटिकल पार्टियों में होती है कि आप अपना नाम कैसे लिखवा दिए। तो
क्योंकि काम हो चाहे नहीं हो, बोर्ड उसका लगना चाहिए कि हाँ हमने बनवाया है, हमने करवाया है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ जो है इसको इसमें लिखा इन्होंने कि 22-23 का जो एस्टीमेट था उसमें 16 लाख करोड़ ये किया गया था कि राज्यों को इतना पैसा दिया जाना है। ठीक है, ये था ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। आप समझ गए कैसे होता है, मैंने उसकी आपको पॉलिटिक्स भी समझा दी क्या होता है। तो स्टेट को कोई फायदा है नहीं। फायदा कैसे नहीं, तो कैसे सब मंत्री बन के घूम रहा है, नेता मंत्री बन रहा है, चुनाव लड़ रहा है। पैसा के लेन देन में सब जगह फायदा है, कमाने वाले सब कमाइए रहे हैं। गाड़ी इतना सब महंगा महंगा गाड़ी में कैसे घूमते रहता है। तो ये सरकारी गाड़ी रहता है कि लोग का प्राइवेट गाड़ी रहता है? प्राइवेट गाड़ी रहता है कि सरकारी रहता है? सरकारी गाड़ी तो कुछ होता है, लिमिटेड एक आध होता है। तो 2 दिन पहले शायद से कोई नेता को, कोई बीजेपी के नेता को मारा है, आरोपण का है कि कहाँ का, देखे थे न्यूज़ पे। अच्छा, हम ध्यान नहीं दिए। अरवल का भी नाम तो न्यूज़ में कुछ अभी आ रहा था। नेता को मार दिया बीजेपी के था शायद। हाँ, अच्छा, अरवल में तो हमारा भी एक देखिए, इसमें जैसे टॉपिक्स हम एक बार आपको खाली ये करा देते हैं। देखिए, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज हो गया हमारा, इसमें हम लोग जो है एक बार ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, देखिए मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज किससे जुड़ा हुआ है, फिनेंस कमीशन से। फिनेंस कमीशन जितना बोलता है कि इतना आपको परसेंटेज हिस्सा देना है राज्यों को, और हर राज्य को कितना कितना उसमें से बंटना है, ये सब फिनेंस कमीशन तय करता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज पूरी तरह फिनेंस कमीशन के साथ है। तो फिनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है, तो आपको पता है कि फिनेंस कमीशन से भी 1 से 2 सवाल आपको आता ही आता है। एक तो जैसे कि कौन सा आर्टिकल में है, कौन उसका चेयरमैन था लास्ट फिनेंस कमीशन का, कितना परसेंटेज उसने बोला है, बिहार को कितना परसेंटेज हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये 4 सवाल जो है एकदम पेटेंट है, इसमें से एक न एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज उसी से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस कमीशन से। आपको यही पूछा जाएगा, हाँ, कि बिहार को कितना परसेंटेज हिस्सा मिलेगा, ये कौन था उसका चेयरमैन, ठीक है, और उसका थ्योरी किस आर्टिकल में है ना। हाँ, ये सब आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एलोकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। ठीक है, इसमें हमको कुछ इसमें है कि मतलब कितना जो है SC और ST कैटेगरी में कल्याण, वेलफेयर मतलब कल्याण, उनकी कई तरह का जैसे होता है, स्कॉलरशिप स्कीम हो गया, मैट्रिक, ये सब में बच्चों के लिए, पोस्ट मैट्रिक मतलब ग्रेजुएट लेवल तक के लिए रहने खाने, ये सब पढ़ाई की सुविधा, या और तरह तरह की सुविधा, गरीब लोग हैं उनको हर तरह की सुविधा। तो ये सब जो उनको मदद दिया जाता है, उसके लिए कितना फंड जो है ये सब किया गया, ये इसमें दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया कि देखिए, इन बजट 2022-23 टोटल फंड्स एलोकेटेड अंडर स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ SC ST आर टू ट्यून ऑफ 1.5 लाख करोड़। लगभग मानिए कि 22-23 के बजट में था कि 1.5 लाख करोड़ जो है वो SC ST वेलफेयर में पैसा इतना किया गया था तय, जो है SC के लिए था 1.5 लाख करोड़। हाँ, अभी आपको उसी समय का जो आएगा लेटेस्ट, 1.5 लाख के करीब, हाँ 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ और 0.9 करोड़ ST के लिए जो है ये था। तो ये खाली मतलब आपको ऐसे हम टॉपिक का नाम बताते जा रहे हैं। हाँ, पीटी में दे सकता है? नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, इतना आपको नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बार बता दे रहा हूँ। उसी तरह है जेंडर एंड चाइल्ड बजटिंग। तो मैंने आपको बताया था, जेंडर बजटिंग मैंने आपको समझाया था कि जहाँ महिलाओं का फोकस करके बजट में दिखाते हैं कि इतना महिलाओं के लिए इतना खर्च किया जा रहा है, उसको जेंडर बजटिंग, महिलाएं, बच्चियां जो भी हैं मतलब फीमेल्स के लिए। और चाइल्ड बजटिंग है वो चाइल्ड के लिए होता है कि बच्चों पर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या या स्कीम में क्या खर्च कर रहा है। फीमेल जेंडर क्यों नहीं देता है? वुमेन भी तो नहीं। जेंडर का मतलब है कि देखिए, जेंडर में है वुमन ही नहीं ना होती है, बच्चियां भी होती हैं।
ठीक है, तो वुमन कैसे लिखेगा? तो जेंडर बजटिंग, हाँ फीमेल्स, चाहे वो मतलब वो आपके समझिए कि पैदा होने से लेके और डेथ होने तक, हाँ जब तक। तो ये एक हो गया जेंडर बजटिंग और एक हो गया चाइल्ड बजटिंग। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है कि इन बजट एस्टिमेट 22-23 अ टोटल बजट प्रोविजन ऑफ इतना करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर 100% वीमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि जो पूरी तरह महिलाओं के लिए प्रोग्राम है, ऐसे जो है प्रोग्राम्स पर 26,000 करोड़ रुपया जो है वो स्पेंड किया, तय किया गया। एंड 144 इतना करोड़ फॉर स्कीम्स वेयर एटलीस्ट 30% एलोकेशन इज मेड फॉर वीमेन। और 1,44,000 करोड़ जो था, जो ऐसी स्कीमों पर था पैसा जिसमें कि कम से कम 30% महिलाओं को उसमें ज़रूर दिया जाना है बेनिफिट, ये है। उसी तरह आगे देखिए अब स्टेटमेंट प्रोविजन फॉर स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के वेलफेयर के लिए जो है ये कब से शुरू किया गया? वॉज इंक्लूडेड फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 2019। देखिए ये आपको पूछ सकता है कि चाइल्ड बजट कब से शुरू किया गया भारत में, चाइल्ड बजटिंग कब से शुरू किया गया? तो पूछा भी इस तरह का सवाल आपको, जैसे बिहार में ग्रीन बजट किया, वो भी पूछेगा ग्रीन बजट कब से किया गया, पहले ही आपको करा चुके हैं। तो ये जो है 2009-10 से चाइल्ड बजट केंद्रीय बजट में शुरू किया गया, यूनियन बजट। इट इंडिकेट्स प्रोविजन फॉर एजुकेशनल आउटलेज, यानी शिक्षा के लिए जो खर्च वगैरह तय किया जाता है। प्रोविजंस फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके रक्षा के लिए जो भी कुछ खर्च किया जाता है। द एलोकेशन फॉर BE 22-23 अंडर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इज अबाउट 92,736 करोड़। तो 2022-23 के बजट में बच्चों के लिए फोकस वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो है 92,736 करोड़ रुपए तय किए, इतना एलोकेशन, इतना राशि दिया गया। तो ये देखिए जेंडर और चाइल्ड बजटिंग के बारे में था। अब आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए आपसे पूछा जाता है ग्रोथ, हाँ, तो एज पर प्रोविजनल एस्टिमेट्स रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, क्या नाम आ रहा है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इंडियन इकोनॉमी इन 21-22 फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम इतना, द रियल GDP ग्रोथ इन 21-22 स्टैंड्स एट 8.7%। तो ये आपको याद रखना है कि रियल GDP ग्रोथ है ना, रियल पूछता है, 21-22 में कितना रहा था? 8.7%, 1.5% हायर देन रियल GDP ऑफ 2019-20। 2019-20 के उससे 1.5% ज़्यादा, यानी उससे पिछला साल कितना था? 7.2%। ठीक है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ 10% इन FYA कंपेयर फाइनेंशियल ईयर 20 कंपेयर टू नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 3.3 इन FY 2020। कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें 10.3% का ग्रोथ हुआ, जबकि उसके पिछले साल वो नेगेटिव ग्रोथ हुआ था 3.3% का। फर्दर रियल GVA इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ रिकवर्ड 106% अबव प्री पैंडेमिक। लिखा है, रिसर्च छोड़िए, यहाँ आपको खाली एक फैक्ट याद रखना कि द रियल GDP ग्रोथ इन 21-22 स्टैंड्स एट 8.7%। 1.5% हायर देन, हाँ, वो नहीं ना याद करना, नहीं उसको छोड़ दीजिए। आपको ये 21-22 का 8.7% था, इस साल का जो आपको सर्वे में कराए थे 10.9%, वो आपको देख लेना है। फिर देखिए सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ दिया हुआ है, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर से पूछता कहाँ है? चलिए, पूछता कैसे नहीं, सबसे ज़्यादा तो यही पूछता है सर्विसेज सेक्टर, टर्सरी से किसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। लीजिए, सर्विस सेक्टर से तो लगातार सवाल आपको आया है, कितना बार? इसमें देखिए आपको सब ये क्वेश्चन ये भी आपको पूछता है कि किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहा। अच्छा, ये तो पूछता है। हाँ, और उसमें सर्विस सेक्टर के बारे में भी आपको पूछा है, ठीक है। टर्सरी और सर्विस सेक्टर इसी का ग्रोथ रहा है। दिखाइए क्वेश्चन पेपर, दोनों दीजिए क्वेश्चन। देखिए इसलिए आपको क्वेश्चन हम डिस्कस कराए थे कि दिमाग में रहे इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया,
गवर्नमेंट फाइनेंस देखिए, ये फिजिकल डेफिसिट और ये तो फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए रेवेन्यू कलेक्शन पर ही पूछा है कि रेवेन्यू कलेक्शन ओवर लास्ट 2 years हैज़ गॉन डाउन। सही है कि गलत है? तो उस तरह से भी थ्योरी दे देता है। तब उसमें 100 के करीब नहीं। अब जैसे देखिए ट्रेड बैलेंस से पूछ देता है, इसमें पूछा था कि दिसंबर 22 में ट्रेड बैलेंस कितना था। इससे रिलेटेड पूछता है। नहीं, हम कह रहे हैं कि डेटा पूछ दे रहा है, डेटा और डेटा देता नहीं है, फिर कहाँ से लाएगा? वो कह रहे हैं, इस पर नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डेटा पूछ दे रहा है। वही ना, ये भी 67 पूछा होगा। नहीं, लगातार इससे कई बार आया है सर्विसेज या टर्सरी सेक्टर से, क्योंकि ग्रोइंग यही है सेक्टर, ठीक है। तो इस इसमें पर क्या थ्योरी कैसे क्वेश्चन बनेगा कि कितना पॉजिटिव, मतलब कि कितना क्वेश्चन बैंक नहीं growth लाया रहा? है, क्वेश्चन बैंक है वो। ये दोनों ये 68 69 है उसमें। देखिए ये जो है एंटरप्रेन्योर्स को एक अच्छा माहौल मिले, उनको लगे कि हाँ भाई एक अच्छा माहौल है, सरकार भी हमारा साथ दे रही है, कड़े कानून नहीं है हमारे खिलाफ, हम कोई नया बिजनेस आप स्टार्टअप के लिए करना चाह रहे हैं। स्टार्टअप क्यों करेगा लोग जब उसको डर लगेगा तो घाटे का, समझ गए? तो एक बिजनेस माहौल को बढ़ावा देने के लिए, नए नए बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए ये कमेटी बनाई गई कि ठीक है दिवालिया होंगे तो डरिए नहीं, सरकार आपका साथ देगी, मदद करेगी आपको घाटे से उबारने में। तो ऐसा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जुडिशियल कैपेसिटी, यानी कि कानूनी रूप से उसको किया जाए, उसके लिए एक ये बिजनेस लॉ बैंकिंग लॉ रिफॉर्म्स कमेटी सेटअप की गई थी। अकॉर्डिंगली तो उसके जो भी उसके सुझाव दिए, जो भी कुछ उसने रिपोर्ट दिया, उसके मद्देनज़र अकॉर्डिंगली द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, कानून, कोड का मतलब होता है कानून, नियम, 2016 बिकेम ऑपरेशनल इन 2016। तो ये कानून जो है नए ये आ गए, लागू हो गए। ऑपरेशनल मतलब लागू हो गया। हाँ, मतलब कामकाज में आ गया वो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। हाँ, अब देखिए तो कब आया? 2016 में। देखिए द कोड एम्स टू प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी रिस्क लेने का टेंडेंसी बढ़ाना चाहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जो लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है उसको और उपलब्ध कराना चाहता है ये। एंड बैलेंसेज द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स बाई कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ आ गया कि जितने भी उसमें जो लोग हिस्सेदार होते हैं किसी बिजनेस में, उनके जो इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने पैसा लगाया है, मेहनत लगाया है, उसको सही ढंग से उसका बेनिफिट उनको मिल सके घाटे होने की हालत में या दिवालिया होने की हालत में। तो उनको ऐसा सुविधा करने के लिए, साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म्स, जो पार्टनरशिप में कंपनियां चल रही हैं, एंड इंडिविजुअल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर, ताकि एक समय में, सीमित समय में उनको मदद किया जा सके अगर वो घाटे में जा रहे हैं या दिवालिया हो जा रहे हैं।
समझ में आ रहा है? यस सर। Along with maximization of value of the assets of such persons and matters connected therewith or incidental thereto, और साथ ही साथ जो भी वो संपत्ति ऐसे में बना रहे हैं या खरीद रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, उस संपत्ति का उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। पहले क्या होता था कि सरकार जो है जैसे कोई घाटे में चला गया तो उसको क्या करती थी, उसका कंपनी को नीलाम कर देती थी। पहले जो सिंपल प्रक्रिया थी, आप दिवालिया हो गए, आपकी कंपनी को सरकार ले लेगी, उसको नीलामी कर देगी, नीलामी से जो पैसा मिला उस पैसे से जिसको चुकाना है, जितना चुक जाता है उतना नियम के अनुसार चुका देती थी। अब वो कंपनी उसका हो गया, अब पैसा कंपनी नीलाम हो गया, जो खरीदा वो नीलामी में कंपनी नीलाम हो गया, तो जो खरीदा तो वो कंपनी उसका हो गया। जो पैसा मिला उससे जिसको उसको उधार फुधार देना था उसको चुकाने की कोशिश की जाती है उससे, तो वही पैसा से चुकाएगा, वही पैसा से चुकाएगा और कहाँ चुकाएगा। अब इसमें होता क्या था कि औने पौने दाम पर कंपनी नीलाम हो जाती थी। पता चला 100 करोड़ की कंपनी है, उसको 10-15 करोड़ में नीलाम हो गया। तो गलत था ना, तो उसी की वजह से गलत था कि वजह कौन देगा? आप खरीदिएगा जाके 100 करोड़ में डूबी हुई कंपनी को? कौन खरीदेगा? कौन पैसा लगाएगा उसमें? समझिए बात को। ये सामने एक मकान है बहुत बढ़िया बना हुआ, वो भी नीलाम हुआ था, मात्र 10-15 लाख में बिक गया था, जो कि बहुत महंगा बना हुआ मकान इंजीनियर का था। सामने एक मकान है, लोन लेके नहीं चुकाया, बैंक ने नीलाम कर दिया और नीलामी में बहुत कम दाम में बिक गया और किसी ने खरीद लिया उधर, जिसको उस समय ज़रूरत था। बहुत हम ही को रहता, हम खरीद लिए रहते। हम पहले का बात है, हो गया 10 साल लग। इतना सुंदर बना हुआ मकान है मेन रोड पर सामने, ठीक है, तो मंदिर के आगे इधर 10 लाख में बिका है। मान लीजिए कि 1 करोड़ का मकान है, 10 लाख में बिका, तो 90 लाख कहाँ जाएगा? फिर बैंक को भी कैसे चुकाएगा? 90 लाख को गया, हवा में गया। 90 लाख का कौन गया उसको देखने वाला? तो फिर तो बैंक को कैसे मतलब बैंक क्या करेगा? और बैंक को तो जितना पैसा मिल रहा है उतना निकाल रहा है। अब उसको 10 ही लाख में कोई खरीद रहा है, उससे ज़्यादा खरीदने को तैयार ही नहीं, तो बैंक क्या करेगा? तो पैसा बैंक को मिलेगा ना 10 लाख। बैंक को जाएगा अपना लोन। अब उसका लोन कितना था? लोन नेचुरल है कि उसका ज़्यादा होगा, 20-25 लाख का लोन होगा। अच्छा, 20-25 लाख का लोन, 25 लाख का लोन है, 10 लाख निकाल लिया बैंक, तो बाकी डूब गया उसका पैसा। तो बैंक का ना डूबेगा? हाँ, उसका डूबा और जिसका मकान बिका उसका डूबा। तो उसका तो खैर है, हाँ। बैंक का भी पैसा 15 लाख डूब गया। हाँ, तो इसमें यही दिक्कत होता था कि नीलामी या जो भी इस तरह का प्रोसीजर होता था उसमें बहुत औने पौने दाम में एसेट बिक जाता था। भाई उसका वो तो पैसा उतना दे के ना मकान बनाया था, सामान उतना खर्च हुआ था ना उसमें उसका। तो उसका क्या खर्च हुआ था? बैंक का खर्च हुआ था ना। अरे मकान उसने गिरवी रखा था। अच्छा, फिर आप समझे नहीं बात को। होता क्या है, लोन लेता है आदमी, कागज जमा करता है ना। हाँ। वो कागज जमा किए हुए था, लोन नहीं चुकाया तो बैंक ने उसका नीलामी कर दिया, जो प्रॉपर्टी था उसका 10 लाख का थोड़े मकान था, लेकिन बिक गया कितने में? 10 लाख में। कौन उसको खरीदने जा रहा है? कोई ज़रूरतमंद वैसा रहेगा और उसके पास पैसा भी रहेगा उस समय, तब ना खरीदेगा। इस वजह से ऐसे जो एसेट्स होते हैं जो नीलामी में बहुत कम दाम में बिक जाते हैं, कोई भाव मिलता भी नहीं है, उसका भी डूब जाता है संपत्ति और बैंक को तो पैसा डूबेगा ही, जो 10 लाख रिकवर हुआ मात्र। तो इस तरह का ही कंपनियों के साथ भी होता था। कोई कंपनी चली, बड़ी कंपनी मान ली स्टार्ट किया और घाटे में चली गई, दिवालिया हो गई। अब जिसके पास था पैसा नीलामी कर दिया, औने पौने दाम में उसका सब उसका भी पैसा डूब गया। तो इससे बचाने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया ताकि उसका जो एसेट है उसका प्रॉपर वैल्यू उसको मिले। वही यहाँ कहा जा रहा है, मतलब कि उस पर्सन को मिले। हाँ, उसको बेनिफिट मिले। भाई ठीक है, घाटा फायदा में कोई भी जा सकता है, तो घाटा में जाने का मतलब थोड़े है कि उसका आप सारा पूंजी जो है इधर का चल दिया सब जो है। तो उसी के लिए कानून सरकार ने सुधार किया कि जो है इसी के लिए इंसॉल्वेंसी सबको हेल्प करने के लिए कि इंडिविजुअल्स इन ए टाइम बाउंड, ताकि एक जल्दी से जल्दी समय में, क्योंकि देखिए कोई रुकना नहीं, कहता अरे भाई हमको जल्दी पैसा चाहिए अपना, मेरा पैसा चुकाओ। तो उसको हर किसी को जल्दीबाजी होती है अपना पैसा लेने का। तो टाइम बाउंड मैनर में उसका जो किया जा सके निपटारा,
along with maximization of value of assets of such persons and matters connected। तो जो उसके संपत्तियां हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, भाई इसमें सरकार का भी तो फायदा है, या जिसका भी जो बैंक है, बैंक भी ये चाहेगा अगर उसको मान लीजिए 1 करोड़ का मकान था, अगर वो 60 लाख में बिकता तो इसको तो अपना पूरा 25 लाख मिल जाता, बैंक को भी, साथ ही साथ 35 लाख उस आदमी को भी मिल जाता, दोनों का फायदा होता, दोनों का फायदा होता। दोनों को अभी 10 लाख में बिक गया, आदमी का तो पूरा डूब गया, तो डूब गया, बैंक का भी तो डूब गया 15 लाख। हाँ। समझ रहे हैं बात? तो यही इसी चीज़ के लिए मैंने आपको इतना अच्छा से ये एग्जाम्पल में समझा दिया इस चीज़ को। तो इसी के लिए सरकार ने ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया, ताकि लोग डरे नहीं बिजनेस स्टार्ट करने से। ऐसा नहीं डरें कि अरे भाई कहीं घाटा हुआ तो सारा कुर्की जब्ती हो जाएगा, नीलामी हो जाएगा। मुकेश अंबानी का सब नीलामी हो गया है क्या? कुछ नहीं, अब तो ये कोड आ गया तो नीलामी कहाँ होगा, 2016 से आ गया ना कानून। तो इसमें सरकार क्या करती है कि जो भी इस तरह का घाटे में जो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम दिवालिया हो गए, अब हमसे कंपनी नहीं चल रहा है, घाटा है, पैसा देने के लिए है नहीं हमारे पास, तो उसमें सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है और इस कानून के तहत उसको कोशिश करती है कि कितना पैसा उसका, या पहले तो कोशिश करती कि क्या उसको हम फिर से रनिंग कर सकते हैं क्या। मान लीजिए उसको हो सकता है पैसा उसके पास नहीं था इसलिए घाटा में चला गया, क्या उसमें पैसा लगा के कुछ उसको प्रॉफिट में हम ला सकते हैं। कई तरह का वो कोशिश करता है। हाँ, सरकार कोशिश करता है। इसका भी कोई कमीशन वमीशन होता है क्या, आयोग होता है क्या? नहीं, उसके लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उनको जिम्मा दिया जाता है उस कंपनी का कि आप लोग इसको चलाइए, ठीक है, कोशिश कीजिए इसको फ़ायदा में लाने का, जो इसमें दिक्कत है उसको सॉल्व कीजिए। मतलब अब नीलामी नहीं होता है, नीलामी उस तरह से नहीं होता है, ठीक है। अब मतलब कि एकदम जो प्रॉफिट में हो ही नहीं सके तो क्या होगा? मान लीजिए नहीं हो सके तो उसको नीलामी ही करता है, लेकिन इस ढंग से या जैसे भी कर सके कि ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकाला जा सके। हाँ, देखिए आगे कह रहा है उसी चीज़ को कि इट प्रोपोजेज अ फ्रेमवर्क टू इंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेस इन बिजनेस। ये एक फ्रेमवर्क यानी इस तरह का एक सिस्टम, हाँ, ढांचा तैयार करना चाहता है जिसमें सबसे पहले क्या हो, अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेस इन अ बिजनेस। अगर घाटा हो रहा है तो उसको तुरंत पता करिए कि हाँ घाटा में जा रहा है। माने जब 1000, 2000, 5000, 10,000 का घाटा हो जाए तभी पता कर लीजिए, बजाय कि घाटा 20 लाख पहुंच गया। तो सबसे पहला उसमें है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेस इन अ बिजनेस, कि भाई घाटा जब होना शुरू हुआ उसी समय पकड़िए उसको। ये तो जो कंपनी रन करता है वही ना पकड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए कानून मतलब वो बनाने का बनाया है, इसमें भी कानून नया चला दिया है। हाँ, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेस, इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय डेटर, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन यानी कि जो उसका पैसा देनदारी है उसको चुकाने की प्रक्रिया, ये जो जिसने दिया था कर्ज वो शुरू कर सके इस चीज़ को। फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, यानी जो भी कुछ उधार दिया था जिसने, वो इसकी शुरुआत कर सके। देखिए होता क्या है कि जो पैसा उधार लिया था वो उसको आशा होती है कि अरे शायद हो सकता है कुछ दिन बाद मेरा घाटा फ़ायदा में आ जाएगा, फिर भी नहीं, कुछ दिन और कोशिश करके उसको एक आस जो होती है वो जल्दी छूटती नहीं। इस चक्कर में होता क्या, उसका घाटा बढ़ता चला जाता है। समझ गए? हाँ, तो इसमें क्या किया है कि जो लोन देने वाला है वो भी इसको शुरू कर, जो उधार जिसको है, जिसने उधार दिया वो तो जान रहा है कि मेरा उधार अभी टाइम पे चुकाया नहीं, तो वो इस प्रक्रिया को कि अब ये इससे नहीं चुकेगा, हम इसका शुरू करवा देते हैं दिवालिया वाला प्रोसीजर, तो वो भी इसको शुरू करा सकता है दिवालिया का प्रोसीजर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घाटा होने से बचे। अच्छा, क्योंकि जो कर्ज लिया रहता है उसको तो लगता है कि नहीं अरे कुछ दिन और देख लेते हैं, कुछ दिन और देख लेते हैं, हो सकता है फ़ायदा में आ जाए। इसी तरह कुछ दिन देखते देखते और बढ़ाते जाता है, लोड बढ़ाते जाता है, तो उस समय भी बैंकरप्सी कोड यूज कर सकता है। हाँ, और वही दिया है उसके लिए ना, कि यही दिया है, इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस
यानी कि उसका घाटा को या चुकाने का जो प्रोसेस है उसको शुरुआत करे कौन, बाय डेटर जो उधार देने वाला है, फाइनेंशियल क्रेडिटर या जो फाइनेंस करने वाला है, या ऑपरेशनल क्रेडिटर, मतलब अलग अलग तरह के उधार करने वाले हैं। तो वो इसकी शुरुआत करे, भाई इससे नहीं चुकेगा कर्ज, हम इसको सरकार को कह देते हैं कि भाई इसका निपटारा करो, तो वो करवा सकता है इस तरह का। लिक्विडेशन ऑफ अनवायबल बिजनेसेस, लिक्विडेशन मतलब होता है बेच देना, बेच देना। हाँ बेच देना, इकोनॉमी में कैश में कन्वर्ट करना, बेचिए चाहे जैसे करिए, उसको लिक्विडेशन कहते हैं। एक तरह से बेचना ही मतलब उसका मतलब है बेचना। हाँ, तो लिक्विडेशन ऑफ अनवायबल, अनवायबल मतलब अनप्रॉफिटेबल, जिसको प्रॉफिट में नहीं लाया जा सकता है, जिसको अब किसी भी तरह उबारा नहीं जा सकता, ऐसे बिजनेसेस को बेच देना, ये भी इसमें है। लिक्विडेशन ऑफ अनवायबल बिजनेसेस एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फेल्ड बिजनेस, जो बिजनेस फेल हो गया है उसका वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हो, ठीक है, यानी मतलब उसका संपत्ति को उसका मैक्सिमम वैल्यू दिला पाना, उसकी कोशिश करना, समझ रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उसका वैल्यू डाउन होता चला जाएगा ना। कोई भी चीज़ घाटे में है, बंद पड़ी हुई है, अरे मकान ही आप छोड़ दिए, धीरे धीरे तो वो सड़ जाता है, वैसे ही सब चीज़ सड़ने लगता है। बस वही है, घाटा में लगा हुआ बिजनेस को भी अगर आप छोड़ दिए तो धीरे धीरे उसका पता चलेगा वैल्यू पिछले साल था 80 लाख, इस साल घट के उसका वैल्यू 50 लाख हो गया, अगले साल घट के 30 लाख, फिर उसके बाद कोई 20 लाख नहीं देना चाहेगा 3-4 साल के बाद, समझ गया। तो ये अवॉइड करना कि उसका जो फेल हो गया है बिजनेस, उसका वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसका रिकवर कर सके। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इज टेकिंग फर्दर नेसेसरी स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गोल। तो ये जो कॉरपोरेट अफेयर्स का मंत्रालय, कॉरपोरेट मतलब यही सब बिजनेस, तो उसका जो मंत्रालय है वो इसमें और कदम उठा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लागू कर सकें, ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी है। इट प्रपोजेस फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो अगर उस समय अर्ली डिटेक्ट किया जाएगा तो उस समय भी बैंकरप्सी कोड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यही ना हुआ। तो इस कानून को उस समय भी अगर डिटेक्ट कर लिए तो उसको यूज किया जाए, उस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं इस कानून को। भाई घाटा तो दिनों दिन बढ़ता जाएगा, अगर घाटा में रहेगा तो हाँ बढ़ता है। अगर आप पहले ही पता चल गया, आप रोक दिए उस समय कि नहीं अब और इसका काम नहीं बढ़ाना है और घाटा नहीं बढ़ाना, तो पता कि उस कोड की यूज करके रोक सकते हैं। उस सिचुएशन में भी माने जिसने आपको लोन दिया है वो भी आपका कंपनी का रोक सकता है कामकाज कि भाई और घाटे में जाने की जरूरत नहीं है, इतना घाटा आप चुकाओ सबका जो पैसा है। तो ये मतलब पावर दे दिया है जो लोन देने वाला है उसको कि वो भी आपका कंपनी को सीज करा सकता है। अच्छा, जब्त करा देगा। हाँ, मतलब उसको रोकवा देगा कि अब सरकार इसमें कार्रवाई शुरू करे दिवालिया तो करेगा तो सरकार ही करेगा सरकार ही। कंपनी रोकेगा तो प्रोसीजर चालू करेगा वही कोड, बैंकरप्सी कोड द्वारा, ठीक है। तो ये सब ऑफिसर रैंक का ही आता है ना कि ये बहुत सीनियर ऑफिसर रैंक का लोग, कमिश्नर। हाँ, ये सब हर कोई को थोड़े इतना समझ होता है। या फिर इकोनॉमिस्ट लोग आते हैं, उसी फील्ड के एक्सपर्ट जो है सरकार कोई वो करता है। जैसे एक बार एक बड़ी कंपनी घाटे में, मेरे ख्याल सत्यम के साथ हुआ था क्या, तो उस समय सहारा भी डूबी ना, सहारा भी तो बहुत बर्बादी हुई ही है। तो सहारा बैंकरप्सी कोड नहीं यूज कर सकता है। सहारा अब क्या कर रहा है, सुब्रत राय क्या बोले उसको सब। ये डूबा कैसे, ये बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था कि क्या हुआ था इसके साथ? फ्रॉड किया है, और क्या फ्रॉड किया है, डूबा क्या है, फ्रॉड कर कर के लोगों का इतना ज़्यादा पैसा जमा कर लिया, तो उसको डूबा कैसे? ठीक है,
डूबा इस तरह से कि जो इसने काम शुरू किया वो काम चला नहीं। डूबता और कैसे है, डूबता और कैसे है। ज़मीन खरीद लिया, अब उस पर उसको परमिशन नहीं मिला बनाने के लिए। मान लीजिए इसने सोचा था, बहुत बड़ा इसने प्लान बनाया था कि हर जगह नया नया शहर डेवलप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नया नया कॉलोनी बसाएंगे, सब जगह बढ़िया अपार्टमेंट सोसाइटी बनाएंगे, और परमिशन मिला नहीं। तो पैसा इसने जहाँ तहाँ बहुत ब्लैक मनी बहुत यूज किया है सहारा ने तो, और बहुत खर्चा बेहिसाब, अननेसेसरी दिखावा में खर्चा, मंत्री सबको खुश करने में खर्चा। अब कुछ फायदा हुआ सहारा ने क्या हुआ था, इसकी बेटी की शादी थी कि क्या थी, पूरे भारत सरकार, एक एक मंत्री भारत सरकार का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर जितने थे, और राज्यों के जितने, बहुत बड़ी पार्टी रखी थी 5 स्टार दिल्ली में, सबको बुलाया था। और समझिए एक दिन का पेपर पूरा खाली सहारा के फोटो से छपा हुआ था, सबका फोटो खाली उसमें छपा हुआ था, कौन कौन आया था, और सब पार्टी का फोटो, ये सब शादी वादी। कितना खर्च होगा, 100 करोड़ कितना खर्च हुआ। तो इस तरह से दिखावा में बहुत खर्च किया कि भाई हम दिखाने के लिए सहारा है, सहारा है। छोड़िए, तो सुप्रीम कोर्ट सब कह कह के थक गया। 25,000 करोड़ का नीलामी तो सुप्रीम कोर्ट इसका करवाया था। अब बात है कि नीलामी कहाँ से हो, आपका कौन, भाई नीलामी कोई खरीदेगा तब ना पैसा मिलेगा। मान लीजिए मैं आज ही मकान नीलाम करता हूँ, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और कोई खरीदार है ही नहीं, तो कहाँ से पैसा आएगा, कौन खरीदने जा रहा है। घाटे के डूबे हुए प्रोजेक्ट्स को कौन खरीदना चाहता है, वो कहेगा वो अपने डूब गया है, हम काहे कि उसमें लगे जाके डूबे। समझ रहे हैं। तो पैसा रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इतना इतना पैसा इसने ले लेके सहारा के नाम पर लोगों ने सब ने जमा कर करके, लेडीज तो और जो है सब जो है सहारा सहारा सहारा, तो बहुत पैसा उसने इधर उधर जो है। तो ये यूज कर ही सकता है ना बैंकरप्सी कोड सहारा अभी। अरे बैंकरप्सी कोड का भी यूज करेगा तो उससे क्या होगा, नहीं समझे। सरकार पैसा नहीं ना दे देगा, सरकार उसको बेचने का कोशिश करेगा, यही ना करेगा। जो कोई बिकेगा तब ना। कोई खरीदार भी तो होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ का हीरा है, मान लीजिए 1 करोड़ का हीरा है, उस हीरे का मैं क्या करूंगा। अब वो 1 करोड़ उसका वैल्यू है, कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। 1 करोड़ में कोई खरीदार ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, भले मेरे पास हीरा है। तो 25,000 करोड़ मायने रखता है तब तो थोड़ा बहुत नहीं, उसका एसेट्स का हुआ कि नीलामी किया जाए, ये किया जाए। 25,000 करोड़ लौटाने के लिए सेबी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ उसका बिका भी, 5-7 हज़ार करोड़ का प्रॉपर्टी बेचा भी गया। लेकिन बात है कि कितना बेचा, क्या हुआ, क्या कहें, सब जो है किसको इतना ये है, इतना झोल झाल किए हुए है, जेल में है जब से है, तो अब पता नहीं अभी छूटा है कि क्या। बहुत ज़्यादा धांधली किया और फ्रॉड किया है बहुत। एक आम आदमी था सहारा, सुब्रत राय जी, अपने जीवन में इतना जोड़े हुए, झूठ बोल बोल के। वही है कि लोगों का जो नफ्स पकड़ लिया, कैसे ठगना है लोगों को, बस। नफ्स मतलब ये कमजोरी, नाम क्या कहते थे, नाम वीकनेस, नहीं, हिंदी नब्ज में नब्ज, नवज, हाँ। ज होता लास्ट में। ये दुखती रग भी होता है ना, दुखती रग तो हुआ, वही वीकनेस हुआ, लेकिन वो अलग तरह का, वो थोड़ा अलग हो जाता है मतलब उसका, मतलब कि दिल दुखा देना, या फिर दिल दुखा देना नहीं, दुखती